मैप बनाता हूं दुनिया का, वर्ल्ड मैप जो है, दुनिया का जो मैप है कुछ इस तरह से बेटा बनेगा। जैसा आपसे बनता है बेटा बना लें। दुनिया का जो मैप है हमारे पास कुछ इस तरह से बेटा बनेगा। जैसा बनता है बेटा इसे बना लें। जैसे बनता है बेटा बना लें इसे। कोई इसके अंदर मतलब है कि वो नहीं है कि जो है ना जी अच्छा नहीं बनेगा तो कोई आपके नंबर कट जाएंगे। पेपर में नहीं बनाना होगा आपने। आप यह सिर्फ ये बना रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको चीजें याद हो जाए, आपका एक कंसेप्ट बन जाए। कुछ इस तरह से हमारे पास जो दुनिया का मैप है वो बनेगा। नहीं नजर आ रहा उधर से? एक मिनट रुकिएगा बेटा। चले अभी देखें, अभी देखें बेटा, अभी नजर आ रहा होगा उम्मीद है। अभी देखें, चलें अभी नजर आ रहा है आपको मैप। तो कुछ इस तरह की शेप बेटा बनेगी हमारे पास दुनिया की। जो हमारी जमीन है कुछ राउंड अबाउट इस तरह की बनेगी। तो इसकी शेप के हवाले से पहला सवाल जो कमीशन बनाता है वो बनाता है कि जमीन की जो शेप है वो कैसी है। इसके लिए वो जो टर्म यूज करता है वो जियोइड की करता है। वो जियोइड की टर्म बेटा यूज करेगा। जियोइड, जियोइड की टर्म बेटा वो यूज करेगा आपके लिए कि जमीन की जो अर्थ है वो कैसी है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, जियोइड है। इस तरह से वो आपको ऑप्शन देगा 3-4। अगर आपने पास पेपर पढ़े हैं तो उसमें ये सवाल रिपीटेड है ऑलरेडी। या इसके लिए ओबलेट, ओबलेट सफीराइड, ओबलेट सफीराइड भी वो आपको कह सकता है। ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, दोनों ठीक होंगे। अगर ये ऑप्शन में हो ये भी ठीक होगा, ये ऑप्शन में हो ये भी ठीक होगा। सर्कुलर, स्फेरिकल ये ठीक नहीं है, एलिप्टिकल। इस तरह से जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो आपने याद रखनी है कि जो हमारी जमीन है उसकी शेप किस तरह से है, जियोइड है या फिर ओबलेट सफीराइड है। ये तो जमीन की शेप के हवाले से हो गया, इसे मैं रेज करता हूं। उसके बाद आगे चल के हम देखेंगे इसकी मूवमेंट के हवाले से भी हम देखेंगे कुछ चीजों को। और उसके बाद जो है ना फिर इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पानी और जो है ना जी यहाँ हमारे पास जो है ना जमीन है। फिर हम यहाँ देखेंगे हमारे पास इस्थमस है, हमारे पास स्ट्रेट्स हैं, हमारे पास गल्फ है, हमारे पास बे है, हमारे पास पेनिनसुला है, हमारे पास क्रीक है। तो इस तरह से हमारे पास बाइट्स होंगी। तो ये सारी जो टर्म्स बेसिक जो हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ रहा होता है वो सारी हम इधर बनाएंगे भी सही और करेंगे भी सही, 1 बाय 1। ये जो हमने 2 डेज की वर्कशॉप रखी है, ये जो 2 दिन क्लासेस हमने रखी है आज की और कल की, इसमें हम थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड मैप को किस तरह से आपने करना है ताकि आप खुद भी करना चाहें तो वो कर लें। अच्छा, जमीन की शेप हमने देख ली कुछ इस तरह से ही है। अब इसमें अगर हम देखें बेसिक इसकी जो है ना हम कंपोजिशन को अगर देखें, हमारी जो जमीन है वो 2 चीजों पे मुश्तमिल है। एक उसमें लैंड है और एक उसमें क्या है हमारे पास वाटर है। ये 2 ही चीजें हैं ना हमारी जमीन के ऊपर। या तो खुशकी है जिसके ऊपर आप और मैं खड़ा हुआ हूं, आप बैठे हैं। दूसरा क्या है, पानी है समंदर की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में। 2 ही चीजें हैं ना, इनकी परसेंटेज थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास बेटा लैंड है ना जी, लैंड हमारे पास है 29%। जमीन का जो टोटल एरिया है उसके ऊपर 29% जो है हमारे पास क्या है, लैंड है। जो कि आगे इसकी कंपोजिशन हम देखेंगे चल के। और हमारे पास 71% जो है वो वाटर है। 71%, 70.8 है एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो 70.8%। इसे राउंड अबाउट जब करते हैं आप तो 71% बन जाता है। 71% का पेपर में ऑप्शन होता है। तो ये जो परसेंटेज होगी हमारे पास वाटर की होगी जमीन के ऊपर।
वाटर की भी आगे चल के मजीद हम देखेंगे कंपोजिशन कि इसमें से कितने परसेंट साल्टी वाटर है, नमकीन समंदरों का पानी जो है, और कितने परसेंट फ्रेश वाटर है। फिर उस फ्रेश वाटर की भी एक मखसूस परसेंटेज है जो ग्लेशियर्स की शक्ल में जमी हुई है, और उसमें से एक परसेंटेज है जो हम डोमेस्टिकली हम यूज कर रहे होते हैं, पीने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंसान जो इस्तेमाल कर रहा होता है। इसकी सारी कंपोजिशन के आगे सवाल बने हैं, वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम लैंड को देखते हैं, पहले हम लैंड को देखते हैं। जो हमारे पास लैंड है बेटा वो क्या है, 29% है। 29% जो लैंड है इसी हम आगे फिर मजीद तकसीम करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स में। कॉन्टिनेंट्स बेटा क्या होती है हमारे पास, बरे आजम, क्या कहते हैं इसे हम, उर्दू में इसे हमने बरे आजम कहा था कॉन्टिनेंट्स को। तो बरे आजम की डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा मुझे आप में से, बरे आजम की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे। बरे आजम की डेफिनेशन मैं चले आपको बता देता हूं, अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड या फ्रॉम ऑल 4 साइड, जमीन का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम बरे आजम कहेंगे, उसे हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। अब एक आइलैंड होता है जजीरा, उसके भी चारों तरफ पानी होता है, तो उसकी क्या डेफिनेशन है आइलैंड की, जजीरे की। तो आइलैंड जो होता है, जजीरा जो होता है, वो स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड होता है। उसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। तो ये बेसिक डिफरेंस है आइलैंड में और कॉन्टिनेंट में। कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने बरे आजम हैं हमारे पास, 7 बरे आजम हैं। उन 7 बरे आजम को हम यहां बनाएंगे वन बाय वन, उनकी लोकेशन देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, और कमीशन किस तरह से सवाल बना रहा होता है। कमीशन के लेवल को हमने कंपीट करने की कोशिश करनी है, हमने कमीशन से एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी है। अगर आगे रहने की कोशिश करेंगे तब ही हम पेपर को क्रैक कर पाएंगे। अगर हम कमीशन के पीछे भागते रहेंगे तो जब हम कमीशन के जिस कदम पे हम पहुंचेंगे, कमीशन उससे बहुत आगे निकल चुका होगा, और फिर क्या होगा, नहीं होगा पेपर पास। हमने कोशिश करनी है, देखना है, उस एरिया को हमने कवर करना है जिस एरिया में से कमीशन सवाल पूछ सकता है। हमने उस एरिया को कवर करने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगा अभी आपको आइडिया हो जाएगा, जब आज का आप लेक्चर लेंगे आपको समझ आ जाएगी कि लेक्चर किस तरह से था और तैयारी करने का सही तरीका क्या था। आप में से बहुत सारे लोग ये फैसला करके जाएंगे, अपने माइंड में ये बात लेके जाएंगे कि हमने इससे पहले टाइम जाया किया है। तैयारी करने का सही जो मेथड है वो तो यही है। आप खुद, आपका जमीर आपको ये बात ऐसे नाक करके बताएगा। खैर मैं शुरू करता हूं। तो जो बरे आजम है हमारे पास 7 हैं, वन बाय वन हम देखते हैं, जरा इन्हें बनाते हैं कि किस तरह से जो है ना जी हमारे पास यहाँ बरे आजम है। तो 7 बरे आजम है बेटा। एक तो आप देखेंगे जब भी आप कोई मैप बना रहे होते हैं, आप सबसे पहले उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो सामने हमेशा हमारे नॉर्थ होगा, ये बात याद रखिएगा। आप किसी भी साइड पे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में, कहीं भी आप बैठे हुए हैं, जब आप पेज के ऊपर, आप बोर्ड के ऊपर जब भी कोई मैप बनाएंगे, कोई भी मैप बनाए आप अपने सामने हमेशा नॉर्थ रखेंगे। पेज पे और बोर्ड पे बात कर रहा हूं मैं। आपकी एग्जैक्ट जो है ना जी मैप बनेगा और उसकी लोकेशन भी ठीक होगी। आप अपने सामने हमेशा नॉर्थ रखेंगे, अपनी बैक साइड पे आप साउथ रखेंगे। आपकी बैक साइड पे साउथ होगा और आपके सामने क्या होगा जी, नॉर्थ होगा। फिर आप ऐसे वी लिखेंगे, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, इसका वी का। जिस साइड पे ई होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। ये आपने डायरेक्शन निकाल लेनी है। अगर कोई बच्चा ट्रैफिक में है, अगर वो आप किसी सिटी का आप मैप बना रहे हैं, तब भी आप ऐसे ही बनाएंगे। आप किसी तरह का कोई भी मैप बना रहे हैं,
पेज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर सामने हमेशा अपने नॉर्थ रखेंगे। बैक साइड पे साउथ हो जाएगा, फिर वो ही लिखेंगे, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो वेस्ट, जिस साइड पे ई होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बराजम्स को देख रहे थे, 7 बराजम है, 7 कॉन्टिनेंट है, तो बनाइएगा जरा कुछ इस तरह से बनेंगे। एक कॉन्टिनेंट हमारे पास ये है, एक उसके नीचे है, ऊपर वाला नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ की तरफ है तो साउथ अमेरिका। 2 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ऊपर नीचे बनाएंगे सबसे पहले आप। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ऊपर नीचे बनेगा। फिर आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो यहां बना ले, यूरोप बनेगा हमारे पास, यूरोप कॉन्टिनेंट हमारे पास सेंटर में बना ले, नॉर्थ पोल के बिल्कुल नीचे बनाए, और यूरोप के नीचे बनाए बेटा अपना जो है ना जी अफ्रीका। यूरोप के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट बनाएंगे बेटा आप? अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाएंगे। यूरोप और अफ्रीका ऊपर नीचे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ऊपर नीचे। फिर यहां से बनाइएगा यूरोप के साथ ये वाला, ये सारे का सारा हमारे पास एशिया है, यूरोप के साथ कनेक्टेड है। और एशिया के नीचे बनाइएगा छोटा सा कॉन्टिनेंट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैसे कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, बेसिकली इस कॉन्टिनेंट का नाम है ओशिनिया। ओ के साथ लिखिएगा ओशिनिया। लेकिन हम आपको बताएं लकीर के फकीर हैं, एक दफा नाम चल जाए तो हम उसी को लेके चलते हैं। अगर आपके मोहल्ले में किसी का नाम रख दिया गया है गामा, तो पूरा मोहल्ला ही उसे गामा ही बुलाएगा। तो मतलब वही लकीर के फकीर लोग हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया कह दिया गया शुरू में, तो आज भी वही ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहती है। लेकिन ज्योग्राफिकली जब हम इसे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। बेसिकली कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? ओशिनिया है, ओशिनिया। आगे चल के आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी, अभी आप इतना ही बस इतने तक ही रहें। जब हम इसे बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको समझ आएगी कि क्यों हमने इसे ओशिनिया कहा, क्यों हमने इसे ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। 6 हो गए। 7वां कॉन्टिनेंट हमारे पास ये साउथ पोल पे बनेगा। 7वां कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारे पास साउथ पोल के ऊपर है। अब जरा देखें सवाल यहां से कैसे बनाएगा। सबसे पहले सवाल वो कहेगा जी बताएं साउथ पोल पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका है। मैप बनाएंगे तो आएगा ना। वो कहते बताएं नॉर्थ पोल पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो नॉर्थ पोल पे यूरोप है, ऊपर तक जा रहा है। फिर वो कहता, देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन। मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिनेंट क्या है, बेसिकली डेफिनेशन क्या थी कॉन्टिनेंट की? जमीन का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, यही बताइए ना। आप देखें एशिया को और यूरोप को तो मिला हुआ है इकट्ठे, एशिया के तो चारों तरफ पानी नहीं है ना, यूरोप के चारों तरफ पानी है। फिर हम क्यों इन्हें कॉन्टिनेंट कह रहे हैं? एशिया को अलग कह रहे हैं, यूरोप को अलग कह रहे हैं, क्यों भाई? या तो डेफिनेशन गलत है या तो फिर हम इसे गलत कह रहे हैं। दोनों में से एक तो गलत है ना। तो फिर भी हम इन्हें अलग अलग कॉन्टिनेंट मानते हैं। लेकिन आज के जो मॉडर्न ज्योग्राफियादान हैं वो कहते हैं कि ये एक ही कॉन्टिनेंट है, यूरोप और एशिया, और इसके लिए टर्म यूज की जा रही है यूरेशिया की। सवाल भी बना है पेपर में, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। सवाल ये बना यूरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं। तो आज के ज्योग्राफियादान यूरोप को और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं वो, और उसे वो क्या कहते हैं? यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। लेकिन शुरू से चलता आ रहा है, हम कह रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट हैं तो हैं, 7 ही कहना है आपने, 6 नहीं कहना कि भाई ये तो एक ही हो गया यूरेशिया। इसकी टर्म यूज की जाती है। पढ़ेंगे हम आगे चल के ये किस तरह से दोनों सेपरेट हो रहे हैं, यूरोप और एशिया। जब डिटेल में पढ़ेंगे हमें इन कॉन्टिनेंट को, उस टाइम हम देखेंगे। तो वो पूछता है, ये सवाल बना है यूरेशिया का। फिर यहां से वो क्या सवाल बनाएगा? तो जी बताएं यूरोप के ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट, या एशिया के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट? मैप बनाएंगे तो आप बताएंगे ना, ये सवाल आया हुआ है। फिर कहेगा जी बताएं अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है?
अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सा है। ये वो सारे सवाल हैं जो मैं आपको सैकड़ों के हिसाब से सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से जब वो नए सवाल बनाएगा तो कौन उसे सही करेगा, जो इस तरह से कंसेप्ट बेस पढ़ के गया होगा, जिसने अपने दिमाग की सारी जो लाइटें थी वो ओपन करके उसने चीजों को तैयार किया होगा, वही इस तरह से कर पाएगा ना। फिर यहां से वो सवाल बनाता है, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बताएं, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट बताएं, फिर रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से वो कहता है तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन। यहां से इतने सारे सवाल बन सकते हैं जितना ये कोई बनाना चाहे। आप एमसीक्यूज आपने पढ़े होंगे, पहले भी रट्टा लगाया होगा, तो 2 4 5 7 10 क्वेश्चन तो आप रट्टा लगा लेंगे, लेकिन जब वो उस 2 4 5 7 सवाल से बाहर निकलेगा पीपीएससी, आप कहेंगे यार ये तो सारे सवाल ही नए आए हुए थे। सवाल नहीं नए नहीं थे, टॉपिक वही था, सिर्फ उसको क्या है डिटेल में चला गया, आगे चला गया, मजीद डेप्थ में चला गया, जिससे वो लोग सारे बुक हो गए जो रट्टा लगा के बैठे हुए थे, क्रैम करके बैठे थे सिर्फ पास पेपर को। पास पेपर करना जरूरी है, पास पेपर के बगैर भी इम्तिहान नहीं पास हो सकता, लेकिन सिर्फ पास पेपर से भी नहीं हो सकता। पास पेपर के साथ आपको ये जो 10 सब्जेक्ट हैं उन्हें इस तरह से थरोली करना पड़ेगा। आप कहीं से भी करें, लाजिमी नहीं है कि आप हमारे पास ही आए, आप कहीं से भी करें, आप यूट्यूब से करें, कहीं से आपको कोई टीचर मिलता है वहां से कर ले, कोई किताब अच्छी मिल जाती है वहां से कर ले, लेकिन करने पड़ेंगे आपको अगर आप इम्तिहान पास करना चाह रहे हैं। आज के दौर में, माजी में हो जाता था सिर्फ पास पेपर से काम चल जाता था, अब नहीं चलेगा। तो यहां थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्टिनेंट किस तरह से हैं। अब अगर मैं आपको तरतीब अगर आप खुद निकालें तो अच्छी बात है, इनकी तरतीब सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा तरतीब से, लेकिन मैं चले बता देता हूं। तो पहला जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा, हम रकबे के लिहाज से देख रहे हैं, मैंने कोशिश की है, मैप भी उसी तरतीब से बनाई है। सबसे बड़ा कौन सा बना हुआ है, एशिया बना हुआ है, सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से। दूसरा आपको देखें अफ्रीका नजर आ रहा होगा, रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आपको नॉर्थ अमेरिका नजर आ रहा होगा, तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट रकबे के लिहाज से। चौथा आपको साउथ अमेरिका नजर आ रहा होगा, चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट रकबे के लिहाज से देख रहे हैं। पांचवा आपको अंटार्कटिका नजर आ रहा होगा रकबे के लिहाज से। छठा आपके पास यूरोप नजर आ रहा होगा, सातवां आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा होगा। सबसे छोटा रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा यूरोप, उससे बड़ा अंटार्कटिका, उससे बड़ा साउथ अमेरिका, उससे बड़ा नॉर्थ अमेरिका, उससे बड़ा अफ्रीका, उस सबसे बड़ा एशिया। स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट भी पूछ सकता है। ये रकबे के लिहाज से मैंने आपको बताया। अब वो आबादी के लिहाज से पूछता है, तो आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया ही है। दूसरा बड़ा हमारे पास अफ्रीका है, तीसरा बड़ा हमारे पास यूरोप है। आबादी के लिहाज से देख रहे हैं अब हम। चौथे नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, पांचवें नंबर पे हमारे पास साउथ अमेरिका है, छठे नंबर पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, सातवें नंबर पे हमारे पास अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के ऊपर कोई मुल्क नहीं है, इसमें कोई कंट्री नहीं है, यहां पे सारे कंट्रीज हैं। ठीक हो गया, यहां सारी बर्फ है। 1000 के करीब लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान ने भी अपना स्टेशन बनाया हुआ है, जिना स्टेशन। पूछता है सवाल कब बनाया था हमने, 1991 में, 1991 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में। सारे अजीम कारनामे आपको बताया नवाज शरीफ साहब ने सर अंजाम दिए हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है उनके दौर में याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, ताकि आपको सवाल याद रह जाए। तो 1991 के अंदर जिना स्टेशन बनाया गया था। यहाँ पे नाम पूछता है, जो हमने वहां पे रिसर्च सेंटर बनाया उसका नाम क्या है, जिना स्टेशन। 1991 में हमने यह बनाया था अंटार्कटिका पे, जहां हमारे मिशन जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बाकी मुल्कों के भी बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है ना जी, आपने सवालों को याद करना होता है, कंसेप्ट अपना बिल्ड करना होता है। तो ये था आपका कॉन्टिनेंट के हवाले से चीजें, बराज़म के हवाले से जो मैंने आपको बताई।
अब जरा आ जाए वाटर पे। यहां तक मुझे बता दें, क्लियर हो गया? जो लोग जूम पे बैठे हैं बेटा, आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं जी। यूट्यूब वाले जो लोग हैं बेटा, आप लोगों के तो एंड पे मैं लूंगा क्वेश्चन। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? एक बच्चा कह रहा है बोर्ड क्लियर नहीं है। बेटा बोर्ड का भी इशू है। तरतीब फिर बता दे बेटा, मैंने एक दफा बता दी है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, उसे देख लीजिएगा या आप गूगल कीजिएगा ताकि आपको याद रह जाए देर तक। जो काम आप खुद करेंगे ना बेटा, जैसा काम करेंगे आप, उसका कोई सानी नहीं है। उस जैसा काम मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो काम आप खुद करेंगे, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि अपनी जो एबिलिटी है आपकी कुछ करने की, उसे पॉलिश करें। अगर 3 माह में अगर आप यही कर लेते हैं ना, आप दुनिया के किसी इम्तिहान में, किसी मोड़ पे, किसी फील्ड में नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको काम करना आ जाएगा। ठीक हो गया? आगे चलता हूं, मैं इसे रेस करता हूं और थोड़ा सा मैं अब आपको वाटर की परसेंटेज के हवाले से बताता हूं। चलने जगह है मेरे पास। वाटर की जो परसेंटेज है ना बेटा, इसे देखेंगे 71% है वैसे तो टोटल। इसमें से आप ये देखें कि हमारे पास 97%, 71% का 97% जो है वो साल्टी वाटर की शक्ल में, नमकीन पानी है। और वो मुश्तमिल है किस पे? ओशंस की शक्ल में। ओशंस की शक्ल में। और कितने ओशन है हमारे पास? 5 ओशन। पढ़ेंगे अभी आगे चल के। जो 71% है उसका 97%, या इसे वो कभी कभी ऐसे भी लिखेगा कि 1%। 71% में से 1% जो है वो साल्टी ओशन की शक्ल में है। बाकी 70% नहीं, 1%, 71% में से 1%, इसका 1% निकाल लें अगर बाहर से 71 में से, तो फ्रेश वाटर की शक्ल में है। बाकी जो 70% है वो समुद्रों पे मुश्तमिल है, ओशंस पे मुश्तमिल है। इस तरह से भी वो आपको कह देगा राउंड अबाउट कोई 1% बनता है, और जो 70% बचेगा वो आपका ओशन की शक्ल में होगा। अच्छा, इस तरह अगर कंपोजिशन नहीं देगा, वो इस तरह से कहेगा कि 97% ऑफ टोटल। अब इसके 71 को अब 100 मान लिया गया। इस तरह से आप कहेंगे 71 को अब 100 मान लेगा, उसका 97% जो है वो क्या है? साल्टी वाटर है, नमकीन ही है। जो 3% बचा इसमें से, बाकी 3% जो बचा ये फ्रेश वाटर की शक्ल में है। इस 3% में से भी 2% आगे फिर ग्लेशियर्स की शक्ल में जमा हुआ है। जो 1% बचता है पीछे, वो हम यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए, घरों में जो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जो फसलों को लगा रहे होते हैं। ये इसकी परसेंटेज है वाटर की। आगे मजीद अगर हम देखें तो एक दफा फिर देखें, टोटल 71%। 71% में से अगर 71% को 71% ही समझा जाए, तो उसमें से जो 70% है वो ओशन की शक्ल में है, 1% फ्रेश वाटर की शक्ल में है। अगर इसे 71% को पूरा 100 समझा जाए, तो उसमें से 97% जो है वो साल्टी वाटर ओशन की शक्ल में। इसका वो अक्सर देता है ऑप्शन पेपर में। 97% जो है वो नमकीन पानी की शक्ल में है, और जो 3% बचता है वो फ्रेश वाटर की शक्ल में है। उस 3% में से भी तकरीबन 2.25% के करीब जो है वो ग्लेशियर्स की शक्ल में कुदरत ने जमा दिया है। और 1% जो बचता है वो हम क्या करते हैं? डोमेस्टिकली हम यूज कर रहे होते हैं, घरों में मीठा पानी पीने के लिए जो होता है हमारे पास। ये पानी की परसेंटेज है। देखिए कुदरत ने पूरे निजाम को बड़े जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इशू आ रहा है? 1 मिनट रुकिएगा जरा। बेटा लाइट का कोई इशू है? डार्क आ रही है वीडियो? कुछ बच्चों ने मैसेज किया है। ये जलाएं फिर, ये लाइट जलाएं।
या इनमें से जला दें एक लाइट दरमियान वाली। 1 मिनट बेटा देखिएगा, रुकिएगा बेटा 1 मिनट। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी डार्क आ रही है पिक्चर। जी बेटा अभी बताएं, कुछ फर्क पड़ा है या वैसे ही है अभी भी? अभी कुछ लाइट ठीक हुई है, बेहतर हुई है? कुछ बच्चों ने मैसेज किया है कि सर लाइट का इशू है। जी बताइएगा। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लूं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि 70% को ठीक करेंगे या 97 को करेंगे। बेटा देखें, पेपर बनाने वाला बेवकूफ तो होता नहीं है। तो दोनों सवाल मुझे पेपर में मिले हैं, पास पेपर में 70% वाला भी मिला है। या तो 70% देगा या 97 देगा, दोनों में से एक देगा ना। तो 70% वाला अगर हो तो वो भी ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो 97 वाला देगा आपको। ठीक है, आप परेशान ना हो, वो पेपर बनाने वाला सेट कर देगा इसे। चलिए हम आगे चलते हैं। लाइट ज्यादा तो नहीं है। चले, हम देख रहे थे बेटा, क्या देख रहे थे हम देख रहे थे 71% जो हमारे पास वाटर है जमीन के ऊपर, ये इसमें से 97% जो है वो किस 97 को ठीक करेंगे, अगर परसेंटेज में वो पूछ रहा है तो। ठीक है, अगर वो कहता है 71% में से कितने फीसद है, फिर आप 70 कहेंगे। अगर वो सिर्फ कहता है परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो फिर आपको वो 97 कहेगा, फिर आप इसे ठीक करेंगे। अगर वो साथ में लिखता है कि 71% में से कितने फीसद साल्टी वाटर है, फिर आप 71 में से 70 कहेंगे। ठीक हो गया। चलें, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना, सवाल बनाने वाले का ऑप्शन किस तरह से वो दिया है आपको। आगे चलती हैं जी। तो ये हमारे पास ओशंस की शक्ल में, और ओशन कितने हमारे पास? 5 ओशन है हमारे पास। ओशन जो टोटल ओशन है पूरी दुनिया में कितने हैं? 5 है। ओशंस को हम क्या कहेंगे उर्दू में? समंदर कहेंगे। ओशंस को हम क्या कहेंगे बेटा? समंदर कहेंगे, या इसे हम बहर कहेंगे। बहर, एक बहर होता है, एक बुहिरा होता है। बुहिरा को हम कहेंगे सी, और बहर क्या होगा हमारे पास? ओशंस होंगे। ओशंस को हम क्या कहेंगे? बहर कहेंगे। आम लैंग्वेज में हम इन्हें समंदर कह देते हैं। सी को भी समंदर कह देते हैं, ओशन को भी समंदर कह देते हैं। लेकिन इसके लिए जो सही मतलब है ओशंस का मतलब बहर, बड़ा समंदर, बुहिरा छोटा समंदर। ठीक हो गया। सी सैकड़ों के हिसाब से है, सी की कोई लिमिट नहीं है, छोटे बड़े हजारों के हिसाब से आपको सी मिलेंगे। लेकिन ओशन 5 ही है। लेकिन ओशंस की जब हम बात करेंगे तो ओशन कितने हमारे पास? 5 ही हैं, और वो 5 हम यहां बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल बनेंगे यहां से ओशन में से। जैसा कि हम उन ओशंस को याद रखते हैं पैसा से। पैसा लिखें जरा। उन ओशंस को हम याद रखते हैं पैसा से। पैसा तो आपको पता है, आपकी हाथ की मैल है। तो पी से बेटा हमारे पास बनेगा पैसिफिक। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक। इनके बारे में जरा तरतीब इसी तरह से आपने याद रखना है। सबसे बड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पैसा,
पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन। इन्हें डिस्कस करते हैं, बनाएंगे भी सही हम यहाँ पे। ऐसे से हमारे पास बनेगा सॉर्दर्न, साउथ से सॉर्दर्न, और ए से बनेगा आपके पास आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो 5 ओशन है हमारे पास इस दुनिया में, बस छठा नहीं है, 5 ही है। तो पी से हमारे पास बना बेटा पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन की हम लोकेशन जरा बनाएंगे, पैसिफिक ओशन की हम पहले लोकेशन बनाएंगे बेटा। पैसिफिक ओशन की लोकेशन है हमारे पास ये, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, सबर रखिएगा, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पूछा जाएगा, साउथ अमेरिका के वेस्ट में पूछा जाएगा कौन सा ओशन है, तो आप क्या कहेंगे, हमारे पास पैसिफिक ओशन है हमारे पास। कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका के भी वेस्टर्न साइड पे और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे। इसी तरह से एशिया की ईस्टर्न साइड पे भी और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे भी हमारे पास जो ओशन है वो कौन सा है जी, पैसिफिक ही है। ये भी हमारे पास पैसिफिक है। तो पैसिफिक दोनों साइडों पे है। मैं आपको ग्लोब दिखाता हूं अभी, उससे पहले आप जरा एक दफा फिर से देखें। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साइड पे एशिया के और ऑस्ट्रेलिया। सवाल बना है पेपर में आया हुआ कि चाइना के ईस्ट में कौन सा ओशन है, चाइना यही पढ़ेंगे, हमारे पास पैसिफिक ओशन है। ठीक हो गया। अब पैसिफिक ओशन, चले पहले मैं आपको लोकेशन इसकी क्लियर कर देता हूं, आपको मैं मैप दिखाता हूं ग्लोब, उससे आपको जरा क्लियर होगा कि किस तरह। देखिए हमारी दुनिया जो है गोल है, जब ये साइड और ये साइड मिलती है तो पैसिफिक ओशन इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे। देखिए मैप में देखें जरा, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। ये देखें बेटा मैप है हमारे पास, ये हमारे पास मैप है, इसे देखें। ये हमारे पास जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नॉर्थ अमेरिका। इसके बिल्कुल साउथ में ये देखें साउथ अमेरिका है ये वाला। अब इसके आप देखें ईस्टर्न साइड में, ये देखें ये वाला जो हिस्सा, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके ये वेस्टर्न साइड है, ये सारा क्या है हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन है। अब ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, आगे चल रहे हैं, मुझे घुमा रहा हूं मैं, ये हमारे पास अफ्रीका है ये वाला, इसके ऊपर ये वाला यूरोप है, आगे चल रहा हूं, ये एशिया है, ये इंडिया नजर आ रहा है, पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये एशिया है। एशिया के बिल्कुल मैं पहुंच गया हूँ ईस्ट पे, वहां मैप में वो जो था हमारे पास, वहां जो हमारे पास था एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ईस्ट में, बिल्कुल हमारे पास ईस्ट में एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हमारे पास ये देखें ये वाला जो है ये वही पैसिफिक ओशन आ गया। अब मैं इसे मजीद आगे घुमा रहा हूँ, आगे जब गया हूँ फिर क्या आ गया मेरे पास, नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ आ गया, दरमियान में ये जो जगह है ये सारा क्या है हमारे पास पैसिफिक ओशन है। तो उम्मीद करता हूं आपको मैं ये ग्लोब में दिखा पाया हूँगा। अगर आपको नहीं दिखा पाया तो फिर जो है ना जी आप जाके वर्ल्ड मैप देखिएगा, वहां से आपको समझ आएगी मजीद कि हमारे पास एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन। जब ये मिलेगा तो ये इकट्ठा हो जाएगा ऐसे एक जगह। पैसिफिक ओशन एक ही है, दो नहीं है। अब यहां से सवाल क्या बनेंगे, पहला जो आपका सवाल बनेगा पैसिफिक ओशन को लेके वो ये बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, हमारे पास पैसिफिक ओशन। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। तरतीब 1 2 3 4, ये मैंने आपको बड़े से छोटे की तरफ एक तरतीब बना के लिखा है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट ओशन भी है। डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए वो भी हमारे पास पैसिफिक ही होगा। दुनिया का सबसे गहरा तरीन जो ओशन है वो क्या है जी, पैसिफिक ओशन। अच्छा, दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट भी हम यहाँ कर लेते हैं, पूछता है सवाल
तो वो है हमारे पास मरियाना ट्रंच, जिसे हम चैलेंजर डीप कहते हैं। वो कहाँ बनती है? वो यहाँ बनती है हमारे पास। ये वाली जो पोजीशन ना यहाँ पे बनाइएगा। जो चैलेंजर डीप है या मरियाना ट्रंच है वो पैसिफिक ओशन में तो है, लेकिन वो यहाँ पे है फिलिपाइन, यहाँ एक कंट्री है फिलिपाइन, उसके साथ बनती है। ये सवाल भी बना है कि मरियाना ट्रंच किसके करीब है? फिलिपाइन के करीब है। फिलिपाइन, मनीला जिसका कैपिटल है, जहाँ पे एडीबी का हेडक्वार्टर है, तो वहां पे ये मौजूद है मरियाना ट्रंच, या जिसे हम चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये एक ही नाम है। इनकी डेप्थ भी पूछता है, वो गहराई पूछता है। डीपेस्ट पॉइंट है ना, तो गहराई जरूर करनी है। तो उसकी जो डेप्थ है मरियाना ट्रंच की या दुनिया के डीपेस्ट पॉइंट की, वो तकरीबन राउंड अबाउट अगर ऐसे करेंगे तो आप 11 किलोमीटर बनती है। राउंड अबाउट वो देता है पेपर में, और वो 11 किलोमीटर का ऑप्शन देगा। एग्जैक्ट अगर आप लिखेंगे तो 10,900 मीटर के करीब करीब है। 10,900 मीटर के करीब है। ऐसे राउंड अबाउट करेंगे तो 11 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो ये आपकी मरियाना ट्रंच हो गई। अब वो पूछता है पैसिफिक का मतलब क्या है। इसे हमने उर्दू में बैरुल काहिल कहा था। क्या कहा था इसे हमने? बैरुल काहिल, इसे हमने पढ़ा था। सुस्त समंदर, काहिल का मतलब है सुस्त। अच्छा, पैसिफिक का मतलब पूछता है भाई साहब। पैसिफिक का मतलब पूछता है काहिल इनएक्टिव, इनएक्टिव, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट, इनएक्टिव। कभी कभी पूछता है सिनोनिम क्या है पैसिफिक का। पैसिफिक का मतलब क्या है? सोया हुआ। क्यों? अच्छा, इसके अंदर जो तिजारत है वो ना होने के बराबर होती है पैसिफिक। क्यों? क्योंकि सुस्त है, इसमें लहरें उठती नहीं है। जब लहरें नहीं उठेंगी तो मुझे बताएं फिर वहां से जहाज कैसे गुजरेंगे? जहाजों को सफर करने के लिए, गुजरने के लिए लहरों का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लहरें बहुत कम ही है, इसीलिए यहाँ ट्रेड ना होने के बराबर होती है। जहाज बहुत कम गुजरती है पैसिफिक ओशन में से, इसीलिए इसे सुस्त समंदर कहा गया। इसका कभी कभी एंटोनेम भी पूछता है पैसिफिक का। तो इसका एंटोनेम देख ले, पैसिफिक का विग्रस बन जाएगा, एक्टिव, इनएक्टिव का एक्टिव हो जाएगा। ठीक हो गया। इसका एंटोनेम पूछे, सेनोनेम पूछे, ये सारे वो सवाल हैं जो बन चुके हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, पूछता है नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सा ओशन है, साउथ अमेरिका के वेस्ट में, एशिया के ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। इस तरह से सवाल बनाएगा। उसके बाद हमारे पास था दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास अटलांटिक ओशन है, जिसे हमने उर्दू में क्या कहा था? बहरे ओकियानूस, बहरे ओकियानूस इसे हमने कहा था। इकबाल ने इसे बहरे जुल्मात कहा था। इकबाल ने इसे बहरे जुल्मात कहा था। ये सवाल भी बनता है, बहरे जुल्मात, इकबाल ने कौन से ओशन को बहरे जुल्मात कहा था? तो अटलांटिक ओशन को इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा था। क्यों कहा था? ये बनता कहां पे है? देखिए यहां पे बनेगा, ये वाला जो ओशन है ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है। ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है, बहरे ओकियानूस है। इकबाल ने इसी को बहरे जुल्मात कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उकबा बिन नाफे, जिसके बारे में सवाल बनता है, कमीशन सवाल ये बनाता है कि अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स किसे कहते हैं? मुसलमानों का सिकंदर आजम किसे कहेंगे? तो मुसलमानों का सिकंदर आजम उकबा बिन नाफे को कहेंगे। उकबा बिन नाफे जो था, इसने सर्व किया खिलाफत उस बनु उमय्या के दौरान, हजरत अमीर माविया साहब के दौर में इसने ये सारा इलाका फतह किया था। ये मेरे ख्याल से ताबेईन में से था, शायद साहबी नहीं था, ताबेईन में से था। ये शायद साहबी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सवाल आपसे ये नहीं बनेगा कि वो साहबी था या नहीं था, लेकिन मैं आपको वो दौर बताना चाह रहा हूं जिस दौर में ये थे। ठीक हो गया जी। तो इसने क्या किया था? अफ्रीका सारा फतह किया था। ये वाला फतह करता हुआ पहुंच गया था यहाँ समंदर में। जमीन खत्म हो गई, समंदर में इसने घोड़े डाल दिए।
और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह पाक, तेरी जमीन के दरमियान में और मेरे दरमियान में अगर ये समंदर ना होता तो मैं तेरी जमीन को फतह करता हुआ चला जाता उस पॉइंट तक, उस जगह तक, वहां तक जहां तक तेरी जमीन मुझे नजर आती। तो इसके बारे में इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस तरह का शेर था जिसमें इकबाल ने इसे बहरे जुल्मात कहा था। तो ये सवाल सारे बनते हैं। यहां से वो कहेगा जी यूरोप के वेस्ट में कौन सा ओशन है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, यूएसए पढ़ेंगे इसमें, वो कंट्री का पूछता है भाई अमेरिका के ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन, या वो ब्राजील कह सकता है आपको, या नॉर्थ साउथ अमेरिका कह सकता है, अफ्रीका का वेस्ट कह सकता है, यूरोप का वेस्ट कह सकता है। जो कोलंबस था जो यूरोप से गया था, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, वो पूछता है वो कौन सा ओशन क्रॉस करके गया था, वो अटलांटिक ओशन क्रॉस करके गया था। ठीक हो गया। तो ये अटलांटिक ओशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन, सेकंड नंबर पे मैंने इसे रखा, सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। हाँ जी, अब लाइट ठीक है, इशू है अभी, चेक करें दोबारा से जाके। चलें आगे चलते। आई है हमारे पास, आगे चलते आई से इंडियन ओशन, दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन। आई से हमारे पास इंडियन ओशन, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है, इंडियन ओशन। तो ये कहां पे बनेगा बेटा हमारे पास, ये यहां पे बनेगा, ये वाला इंडिया, इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ ये वाला। यह हमारे पास एशिया है, तो यह हमारे पास पाकिस्तान है ये वाला, और ये इंडिया है। ये बनाएंगे हम आगे चल के ना, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को भी लगता है, पाकिस्तान को भी लगता है इंडियन ओशन। तो ये दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है और इसका नाम क्या है हमारे पास, इंडियन ओशन। तो ये एशिया के किस साइड में है, साउथ में है, अफ्रीका के ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में भी है और नॉर्थ में भी है। यहां से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। अभी हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे कि अभी हमने बेसिक्स आपकी मैंने ठीक करवानी है। बेसिक्स क्लियर होंगी तो आगे डेप्थ में जाएंगे, कहीं जाके हम पढ़ेंगे ना। तो उसके बाद हमारे पास आगे है एस से सॉर्दर्न ओशन। एस से हमारे पास सॉर्दर्न ओशन है जी। कौन सा ओशन है, सॉर्दर्न ओशन। नाम से जाहिर है साउथ पोल पे होगा ये वाला, साउथ पोल पे जो ओशन है हमारे पास वो कौन सा है जी, सॉर्दर्न ओशन। पूछता है साउथ पोल पे कौन सा ओशन है, सॉर्दर्न ओशन। दुनिया का चौथा बड़ा ओशन, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द सॉर्दर्न ओशन, साउथ पोल पे अंटार्कटिका के साथ है। और सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये यहाँ नॉर्थ पोल पे बनेगा ये वाला। ये हमारे पास आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल पे पूछता है कौन सा ओशन है नॉर्थ पोल पे, आर्कटिक ओशन बनेगा सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड आर्कटिक। सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए आप क्या कहेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट तो आर्कटिक हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट सॉर्दर्न ओशन बनेगा, थर्ड स्मॉलेस्ट इंडियन ओशन बनेगा। तो तरतीब वो इधर से उधर घुमा सकता है, 1 2 3 4 इधर शुरू कर दे, सबसे बड़ा फिर हमारे पास पैसिफिक बनेगा। तो इस तरह से आपके सैकड़ों सवाल यहां से बन सकते हैं। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर अगर कोई नया सवाल भी आपके पास आया है कहीं से और आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप जब तुक्का भी लगाएंगे तो आपका तुक्का भी ठीक होगा। क्यों, क्योंकि आपको लेफ्ट राइट का पता था, आपको ये पता था कि क्या गलत है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। जब आप ये निकाल देते हैं, एलिमिनेशन का जो मेथड यूज करते हैं क्वेश्चन में सॉल्टिंग के दौरान, तो फिर आप देखते हैं यार ये तो नहीं हो सकता, अच्छा ये भी नहीं हो सकता, अच्छा 2 ऑप्शन बच गए, जिनमें से एक है। आप इस तरह से सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, तुक्का भी आपका सही लग जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया जमीन की कंपोजिशन के हवाले से, हमारे पास पानी की परसेंटेज जो है और जो लैंड की परसेंटेज है उसके हवाले से सवाल जो बन सकते हैं। अब हम जरा थोड़ा सा इसकी मूवमेंट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। यहां तक मुझे बता दें कि क्लियर है, चीजें आपको क्लियर हो गई हैं यहां तक, आगे चलें हम।
जी बेटा, ये आज की क्लास है आपकी, बस ये आज की और कल की 8 से 9:30 10 बजे तक। मंडे से आपकी क्लास का टाइम यही होगा, 7 बजे, 6 बजे से 7:30 बजे तक। मैंने अनाउंस भी किया था जो हमारे रजिस्टर्ड बच्चे हैं उन्हें, कि मंडे से जो आप लोगों की क्लासेस होंगी उनका जो टाइम होगा वो 6 से 7:30 बजे तक होगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है जी वेबसाइट का कितना रोल है पेपर 1 पेपर। बेटा 0 रोल है, 0 रोल है। आप करते रहे टाइम वेस्ट। मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पास पेपर पिछले साल के कर ले, 5 सालों के, और साथ में अपना जो वीक सब्जेक्ट है उस पे काम कर ले। पूरे पाकिस्तान में अगर एक सीट भी होगी ना, उसमें इंशाल्लाह आप उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे। आपने वो डोमेन कवर कर ली। बाकी तो आपको पता है इतनी सारी वेबसाइट है, दुनिया की हर चीज पड़ी हुई है। आप हर चीज को रट्टा नहीं लगा सकते। वेबसाइट पे भी जाके आप रट्टा ही लगाने की कोशिश करेंगे ना, हर चीज को आप रट्टा नहीं लगा सकते। हाँ, कुछ चीजों को लगाया जा सकता है। आप करते रहे टाइम वेस्ट। जो लोग पेपर पास करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, वो सिर्फ और सिर्फ पास पेपर वाली किताब पढ़ें, इम्तियाज शाहिद की पढ़ें। मैंने पूरी एक वेबसाइट बनाई है पास पेपर के लिए। हमने उस पे जो है ना जी सारे पिछले 5 सालों के पास पेपर अपलोड किए। फ्री ऑफ कास्ट आप जाके वहां से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है। जो बच्चा नहीं कर रहा पास पेपर, उसका पेपर नहीं पास हो सकता। चाहे उसने 15 किताबें पढ़ ली हो, चाहे उसने 20 वेबसाइट क्यों ना कर ली हो, घोल के क्यों ना पी ली हो, अगर वो पास पेपर नहीं पढ़ रहा और अपने वीक पोर्शन पे काम नहीं करा, उसका सारी जिंदगी पेपर नहीं पास हो सकता। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। शायद मेरे अल्फाज सख्त हूं, सख्त इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैं इस प्रोसेस से गुजर के आया हूं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आप मेरे मेरे जो ओपिनियन है उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा, मैंने जो चीजें देखी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं इसे रेस करता हूं, आगे चलते हैं। मैक्सिमम वेबसाइट्स पे आप देखें कि एक तो मिस्टेक्स हैं, दूसरा उन्होंने भी वही पास पेपर वाले सवाल उठा के डाले हुए हैं, और कभी भी सॉफ्ट फॉर्म में स्टडी नहीं होती। मोबाइल पे वेब नहीं पढ़ सकते आप। 1 घंटा पढ़ेंगे, फोकस कर लेंगे, 2 घंटे कर लेंगे, वही आपने 7 8 घंटे पढ़ना होता है बैठ के। कम से कम 5 6 घंटे तो पढ़ना होता है ना। तो किस वक्त पढ़ेंगे? जब अपना मोबाइल बंद करेंगे, आप साइड पे रखेंगे और स्क्रीन पे आप फोकस नहीं कर सकते। किताब को जब आप हार्ड फॉर्म में, जब पास पेपर ही करने हैं, तो जो बाइबल है पास पेपर की, फिर वहां से क्यों नहीं करते? जहां ऑथेंटिक मटेरियल है जहां पे, वो क्यों नहीं करते हैं? बस हम एमसीक्यूज ही जब तैयार करने हैं, तो वहां पे आपकी जो काम है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा अगर आप हार्ड फॉर्म में पढ़ेंगे तो, किताब से जब आप पढ़ेंगे तो। इसीलिए मैं आपको कह रहा होता हूँ, ये मैं रेज करता हूँ। हम आगे चलते हैं बेटा, इसे आगे लेके चलते हैं, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हम। मूवमेंट के हवाले से बेटा हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जमीन की जो मूवमेंट है, तो जमीन हमारी है क्या। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है। सवाल इस तरह से बन जाता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है, जो सोलर सिस्टम है, उसमें आप देखिए गैलेक्सी, गैलेक्सी में फिर सोलर सिस्टम। उस सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास स्टार्स हैं। सन, जो हमारा सन है, सूरज जो है, ये स्टार है बेसिकली। पूछता है सवाल भी पेपर में कि जो सन है वो क्या, स्टार है, सैटेलाइट है, प्लेनेट है, क्या है? तो जो सन है हमारा वो क्या है? स्टार है बेसिकली। स्टार की अपनी रोशनी होती है। सूरज के अंदर फियन रिएक्शन हो रहा होता है, जिसके रिजल्ट में बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है जो हम तक पहुंच रही है। तो स्टार्स में याद रखिएगा, स्टार्स की क्या क्वालिटी है कि उनकी अपनी रोशनी होती है। ठीक हो गया? फियन रिएक्शन उसमें हो रहा होता है। सूरज हमारा स्टार है, हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास प्लैनेट आ जाते हैं, सियारे जिसे हम कहते हैं। तो हमारे जो प्लैनेट हैं वो कितने हैं? 8 हैं। 9 नहीं है अब, प्लूटो को निकाल दिया गया था 2006। अब कितने हमारे पास प्लैनेट हैं, सियारे हैं? 8।
जिनमें से एक क्या है, हमारी जमीन है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। सोलर सिस्टम पे अलग से मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, वो देख लीजिएगा। इनके बारे में सारा स्टार्स के बारे में, सैटेलाइट के बारे में और प्लेनेट के बारे में, वो अलग से एक टॉपिक है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम जमीन को पढ़ रहे हैं। तो हमारी जमीन क्या, बेसिकली एक प्लेनेट है, और उसके बाद जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे चांद हैं। ना प्लेनेट की अपनी रोशनी होती है, ये सूरज से रोशनी लेते हैं, ना सैटेलाइट की अपनी रोशनी होती है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सैटेलाइट्स मतलब चांद जो हमारे हैं, एक नेचुरल है कुदरत की तरफ से, एक आर्टिफिशियल हम बनाते हैं, भेजते हैं। इंसान ने भी तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे हुए हैं ना। सैटेलाइट्स सियारों के गिर्द, जमीन के गिर्द, प्लेनेट के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, और जो प्लेनेट हैं वो सन के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। सन जो है फिर वो गैलेक्सी में अपना एक सर्कल मुकम्मल कर रहा होता है। इस तरह से पूरा एक निजाम है जो कुदरत ने बनाया है। अच्छा, हम देख रहे थे मूवमेंट के हवाले से, मुझे जमीन की शेप दोबारा बनानी पड़ेगी ताकि मैं आपको उसका जो कंसेप्ट है वो समझा सकूं। आप भी बना लें दोबारा से, आप भी बना लें बेटा। कुछ इस तरह से बनेगी बेटा हमारे पास जमीन की जो शेप है। बना लें जरा इसे। बना लें जरा। तो इस तरह से बेटा कुछ हमारे पास जमीन की शेप बनेगी। चलें जी, ये हमारी जमीन है बेटा। जमीन का एक सेंटर होगा, जमीन का एक सेंटर होगा। डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी थी कि सामने हमेशा हमारे क्या होगा, नॉर्थ होगा, बैक साइड पे हमारे साउथ होगा, फिर वही लिखेंगे, एक वेस्ट हो जाएगा, एक हमारे पास ईस्ट हो जाएगा। नजर आ रहा है इधर से ईस्ट लिखा हुआ? हाँ ठीक है, अब तो बड़ा बड़ा मैप है हमारे पास। चलें जी, तो इस तरह से हमारे पास बेटा क्या है, जमीन की शेप है। तो हम देखना चाह रहे हैं जमीन की मूवमेंट। यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मूवमेंट में हमारे पास बेटा जमीन की जो मूवमेंट है वो दो तरह से होती है। एक होती है हमारे पास रोटेशन, और एक होगी हमारे पास रेवोल्यूशन। एक होगी हमारे पास रोटेशन, एक होगी रेवोल्यूशन। आप सबके घर में पंखा होगा, पंखे की जो मोशन है इसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। मतलब उसका जो सेंटर है वो फिक्स है अपनी जगह पे, उसके जो पर हैं वो घूम रहे होते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं इसे। मतलब अपने एक्सेस के गिर्द घूमना, किसी चीज का खुद के गिर्द घूमना। जैसे मैं अगर घूम जाता हूं, ऐसे मैं अपने एक्सेस के गिर्द घूम गया। जिस तरह ये मैं आपको ग्लोब दिखाता हूं, ये जमीन है, ये घूम रही है, इसका जो ये सेंटर पॉइंट एक्सेस जो है वो फिक्स है। ये हमारी रोटेशन, ये हमारी क्या है, रोटेशन है। ठीक हो गया। तो जमीन का अपने गिर्द घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाएगा। जमीन का सूरज के गिर्द घूमना, जिस तरह बचपन में आप पत्थर के साथ रस्सी बांध के घुमाते थे अपने गिर्द, ऐसे पूरा जो पत्थर था वो घूम रहा होता था, एक्सेस चेंज हो रहा है जमीन का। तो सूरज के गिर्द चक्कर लगाना वो क्या होगा, रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन में बेसिक फर्क क्या है, अपने एक्सेस के गिर्द घूमेगी जमीन, खुद के गिर्द घूमेगी, रोटेशन रोटेट कर। सूरज के गिर्द घूमेगी, रेवलेट करना, चक्कर मुकम्मल करना। अच्छा, यहां से अब इसे आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। रोटेशन जो है, जमीन की जो रोटेशन है वो मुकम्मल होती है 24 घंटों में। 24 घंटों में मुकम्मल होती है जमीन की रोटेशन। एग्जैक्ट अगर टाइम पूछे
तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड बनते हैं। एक दफा ये भी उसने पूछा है, इसलिए लिखवा रहा हूं। तो राउंड अबाउट करके वो आपको 24 घंटे ही कहेगा। ठीक है, जमीन मिसाल के तौर पे पॉइंट ए था, ये यहां से इसने घूमना शुरू किया, दोबारा घूम के जब दोबारा उसी पॉइंट ए पे पहुंचा तो कितना टाइम लगा उसे सारे चक्कर लगाने में? 24 घंटे लगे। 24 घंटे में जमीन ने अपनी एक रोटेशन मुकम्मल की। तो रोटेशन से 24 घंटों से हमारे क्या बनते हैं बेटा? डेज एंड नाइट बनेंगी। डेज एंड नाइट्स हमारी कैसे बनती हैं? सवाल ये बनेगा, हमारी रोटेशन से बनती हैं या फिर रेवोल्यूशन से बनती हैं? हमारी जो डेज एंड नाइट है वो रोटेशन से बनेगी, ना कि रेवोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि दिन और रात हमारे टोटल मिलाकर 24 घंटों के होते हैं। तो 24 घंटों से हमें हमारी क्या होती है? एक रोटेशन मुकम्मल होती है। ठीक हो गया। अब इसकी डायरेक्शन का वो पूछता है, तो डायरेक्शन इसकी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। इस तरह से वो आपको ऑप्शन देगा। आप सबने रट्टा लगाया होगा, रिपीटेड सवाल है कि इसकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ये वेस्ट से ईस्ट बनता है, इधर से भी ये वेस्ट से ईस्ट बनता है। अब बताएं कौन से वाला वेस्ट से ईस्ट? ये वाला या फिर ये वाला? हाँ जी, पेपर बनाने वाले ने चक्कर दे दिया। आपने वेस्ट से ईस्ट चक्कर लगा लिया था, पेपर बनाने वाले ने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको वेस्ट से ईस्ट का। उसने कहा कि जी बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये कौन सी है हमारे पास? इधर से इधर क्लॉकवाइज है। ये क्या है हमारे पास? एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कहेगा। अब परेशानी हो गई कि जी ये क्लॉकवाइज है या ये तो वेस्ट से ईस्ट तो चलें ठीक हो गया, अब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये क्या होगी? एंटी क्लॉक। अभी आपको समझाता हूं, कंसेप्ट इसका समझाऊंगा आपको मैं। एंटी क्लॉकवाइज है। आप ये देखें कि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं इनकी जो मूवमेंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, सिवाय दो के। सोलर सिस्टम में मैंने आपको करवाया है, एक वीनस के और एक हमारे पास यूरेनस के। ये दो ऐसे सियारे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं। मतलब दूसरे अल्फाज में उनके यहाँ सूरज मगरिब से निकलता है, मशरिक से नहीं निकलता। हमारे यहाँ मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। इसकी आपको एग्जांपल दूंगा मैं आपको बेहतरीन करके, अभी वेट करने जरा थोड़ा सा। तो देखिए कुदरत का एक पूरा निजाम है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे ना आपको समझ आएगा। अल्लाह पाक ने हर चीज को जो है ना जी एक प्रॉपर तरतीब से मूवमेंट में लगाया, उसे एक डायरेक्शन दी। आप देखिए आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, अल्लाह ताला आपको ले जाए अगर नहीं गए तो, हज पे या उम्रे पे। वहां जो तवाफ होता है उसकी डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट होती है। जमीन की मूवमेंट लगाई अल्लाह पाक ने वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पूरा उसने एक निजाम मतलब सेट किया। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे ना आपको चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड मिलेंगी, आपको समझ आना शुरू होगा। बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे राज आपके ऊपर खुलेंगे जब आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो। खैर हम आगे चलते हैं। वेस्ट से ईस्ट हम बात कर रहे थे। अब इसकी डायरेक्शन को मैं आपको एक देहाती देसी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अक्सर मैं क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूं तो मैं कोई ना कोई ऐसी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको याद रह जाए चीजें। आप में से हर एक बच्चे ने, मेल फीमेल दोनों ने गाड़ी पे बाइक पे सफर किया होगा, सबने ही किया होगा। तो आप जब जा रहे होते हैं किसी भी साइड पे, मिसाल के तौर पे आप इधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, फर्ज कर रहा हूं मैं, आप यहां से इधर जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ऐसे, तो आपको लगेगा दूर दराज जो घर हैं, जो दरख्त हैं, वो तेजी से ऐसे पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। जब आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको दूर दराज घर ऐसे पीछे की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। घर या दरख्त जो होंगे दूर दराज वो आपको ऐसे पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन। अब हकीकत में क्या हो रहा होता है?
हकीकत में मुझे ये बताएं, वो घर और दरख्त मूव कर रहे होते हैं या आप मूव कर रहे होते हैं? रियलिटी में क्या हो रहा होता है? रियलिटी में आप मूव कर रहे होते हैं, दरख्त और घर अपनी जगह पे साकिन होते हैं। तो साइंस कहती है कि जो सूरज है वो क्या है? साकिन है। बल्कि अब साइंस ये कह रही है कि सूरज भी मूव कर रहा है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो हमें महसूस नहीं होती, वो दूर इतना है हमसे। तो अभी हम सूरज को साकिन नहीं समझ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। मतलब जिस गाड़ी पे आप जा रहे थे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और आपको दूर दराज जो घर थे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। आप जा रहे थे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, आपको दूर दराज घर या दरख्त ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही है ना? अब इसे इंप्लीमेंट करें। जो आपकी गाड़ी थी वो आपकी जमीन है जिसपे आप बैठे हुए हैं, जिस पे मैं खड़ा हूं। हमारी जो जमीन है, जो गाड़ी मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो वो दूर दराज घर है, जो दरख्त है, वो हमारा सूरज है। तो सूरज आपको हर रोज महसूस होता है, मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब हो रहा होता है। हर रोज देखते हैं आप, मशरिक से निकलता है सूरज, मगरिब में गरूब होता है। वो जो घर थे, वो दरख्त थे, वो आपका सूरज है। जो आपकी गाड़ी है वो आपकी जमीन है। अगर जमीन की मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ ना होती, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती, तो सूरज आपको इधर जाता हुआ नजर आता। सूरज आपको इस तरह से इधर जाता हुआ नजर आता। मतलब आपका सूरज मगरिब से निकल रहा होता, मशरिक में गरूब हो रहा होता। बात समझ आई है कि नहीं आई? तो यहां से हमने ये सीखा कि जमीन की जो मूवमेंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नहीं है। ठीक हो गया? ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? मुझे ये बता दें पहले। रोटेशन आपको समझ आई कि नहीं आई? फिर मैं आगे चलूंगा। जी बेटा, रोटेशन के बारे में बता दें मुझे, जो क्लास के बच्चे हैं वो बता दें मुझे बेटा। जी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज एक ही बात है। जी बेटा बताइएगा, यहां तक हो गया? चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम जरा थोड़ा सा रेवलेशन को देखते हैं। इसे मैं रेस करता हूं। रोटेशन हमने देख लिया, अब हम जरा रेवलेशन को देखते हैं। टाइम तो है ना हमारे पास? टाइम है जी हमारे पास, हाँ जी टाइम है हमारे पास। रेवलेशन को देखें बेटा थोड़ा सा। रेवलेशन नाम से ज्यादा चक्कर लगाएगा पूरे का पूरा। अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर, इसे मैं रेस कर लेता हूं। अब इसके अंदर ऐसे है बेटा, अब हमारी जमीन चक्कर लगा रही है सूरज के गिर्द। अब हमारी जमीन किसके गिर्द चक्कर लगा रही है? आप दोबारा बना लीजिएगा, सूरज के गिर्द। मिसाल के तौर पे ये जो है ना बेटा, हमारे पास क्या है जी? सूरज है। ये क्या है हमारे पास? सन है। ये क्या है हमारे पास? सन है। और ये क्या है हमारे पास? जमीन है। ये क्या है हमारे पास? जमीन है। ये जमीन चक्कर लगाना शुरू हुई ऐसे, यहां बना देता हूं, यहां पहुंच गई, यहां से फिर यहां पहुंच गई, यहां से फिर यहां पहुंच गई, इस तरह से फिर दोबारा उसी जगह पे आ गई। तो जो जमीन का चक्कर लगाना है सूरज के गिर्द, ये क्या है जी? आपका रेवलेशन है। ये क्या है? आपका रेवलेशन है। तो जो जमीन है, जो पॉइंट ए से शुरू हुआ था इसने घूमना, और चक्कर लगा के जब दोबारा पहुंची उसी पॉइंट पे, तो टाइम कितना लगाया हमारी जमीन ने एक रोटेशन मुकम्मल करने में? 365 डेज एंड 6 आवर। तो 6 आवर या राउंड अबाउट करते हैं हम, आप भी यही कीजिएगा। मजीद इसमें आगे चल के डिवीजन है, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड है, उसे आप छोड़ दे, राउंड अबाउट 6 घंटे ही करेंगे। यहां से आपको लीप ईयर का कंसेप्ट समझाऊंगा।
तो जो जमीन ने चक्कर मुकम्मल किया सूरज के गिर्द, कितने टाइम में किया? 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 डेज में हमारे पास क्या बनता है? हमारा ईयर बनता है। तो सवाल बनता है कि हमारे ईयर्स कैसे बनते हैं? रोटेशन से बनते हैं या फिर रेवोल्यूशन से बनते हैं? रोटेशन से तो दिन और रात बने, रोटेशन तो 24 घंटे की। हमारा साल 24 घंटे का थोड़ी होता है, हमारा साल तो 365 डेज का होता है। 365 डेज क्या है? रेवोल्यूशन पीरियड है सूरज के गिर्द जमीन का। तो हमारे जो ईयर्स बनेंगे, जो सीजन बनेंगे, वो सारे के सारे रेवोल्यूशन की वजह से बनेंगे। ठीक होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम ऐड करेंगे। सीजन में ईयर तो हमारा इसी से बनेगा ना, रेवोल्यूशन से। सीजन्स, सर्दी गर्मी ये जो चेंज हो रही होती है, उसमें हम अलग से आगे चल के कल देखेंगे। अभी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, आप मिक्स कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दूं। तो उसमें और भी बहुत सारी, इसमें जमीन की जो टिल्ट होना है 23.5 डिग्री के ऊपर, वो भी शामिल है। और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी आप ये देखेंगे, जमीन जो है अपना चक्कर मुकम्मल कर रही है सूरज के गिर्द, कितने? उसमें 365 डेज और 6 घंटों में। इससे क्या बनता है? हमारा एक साल बनता है, ईयर बनता है। अब 365 डेज का तो हमारा साल हो गया। ये 6 घंटे किधर गए? ये 6 घंटे जमा होंगे। ये पहला रेवोल्यूशन था, दूसरा रेवोल्यूशन फिर 365 डेज का, और 6 घंटे और हो गए। तीसरे रेवोल्यूशन फिर 365 डेज का, और 6 आवर्स फिर हो गए। और चौथा चक्कर फिर 365 डेज का, और 6 आवर्स फिर हो गए। इन 6 आवर्स को जब आप जमा करेंगे हर चौथे साल, हर चौथे चक्कर पे, ये बन जाएंगे आपके 24 घंटे, जो कि बराबर होंगे 1 डे के। मतलब हर चौथा साल 365 जमा 1, 366 डेज का होगा। जो चौथा साल होगा, ये नजर आ रहा है नीचे से आपको लिखा हुआ, हर जो चौथा साल होगा वो क्या होगा जी आपका? उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, वो 366 डेज का होगा। वो जो 6 घंटे थे उसने जमा होके 24 घंटे बनाया, जिससे पूरा एक दिन बना। तो हर चौथा साल जो होगा हमारा क्या होगा? एक दिन बड़ा होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। लीप ईयर में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यह आपने याद रखना है। लीप ईयर कौन सा साल होगा? सिंपली अगर आप कहें तो वो साल जो 4 पे तकसीम हो जाए, 1 2 3 4, जो सिंपली 4 पे तकसीम हो जाएगा वो लीप ईयर है हमारा। ठीक है। तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और वो कहां एडजस्ट करते हैं हम? फरवरी में। फेब के अंदर आपको बताया वो दिन हम एडजस्ट करते हैं। 28 का होता है फरवरी अमूमन, लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों का होता है। 2024 में लीप ईयर था तो फरवरी 29 दिनों का था। 2020 जो था ये लीप ईयर था, इसमें फरवरी 29 दिनों का था। 2028 लीप ईयर होगा, 2032 लीप ईयर होगा, 2030 नहीं होगा, 2026 भी नहीं होगा, 2027 भी नहीं होगा। हर वो साल जो 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए वो आपका लीप ईयर होगा। लीप ईयर का कंसेप्ट आपको समझ आया कि नहीं आया? ये मुझे बता दें। लीप ईयर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बेटा, ये बता दें मुझे। अच्छा, उसके बाद एक चीज और हम ऐड कर लेते हैं इसमें, एपहीलियन और पेरीहीलियन। ये भी सवाल बन जाता है। एपहीलियन और पेरीहीलियन का कंसेप्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये सवाल इस तरह से बनता है एपहीलियन का और पेरीहीलियन का, कि सूरज जो है सर्दियों में जमीन के करीब होता है या दूर होता है? सर्दियों में पूछता है, इसी में हम गलती कर जाते हैं। हमारा कंसेप्ट या माइंड ये कहता है कि सूरज जितना हमारे करीब आएगा गर्मी होगी, यही कहता है ना हमारा माइंड। जितना हमसे दूर जाएगा क्या होगा? सर्दी होगी, यही कहता है ना हमारा कंसेप्ट। लेकिन ये कंसेप्ट हमारा गलत है।
तो सूरज हम जमीन के करीब तरीन होता है जनवरी में, सर्दियों में। जमीन के करीब तरीन कम अज कम फासला जो सूरज के करीब होता है, जमीन जब जाती है सूरज के करीब तरीन कम से कम फासले में, तो वो कौन सा महीना होता है? जनवरी का होता है। और दूर से दूर होता है जुलाई में। हालांकि जुलाई में गर्मी पड़ रही होती है। गर्मी और सर्दी का करीब आना और दूर जाना भी किसी हद तक फर्क डालता है वो भी, लेकिन उसके साथ साथ वो जो रेज हैं सूरज की, वो किस एंगल से जमीन पे पड़ रही हैं, ये असल में जो है डिसाइड करता है गर्मी और सर्दी। ठीक हो गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा एपीहिलियन और पेरिहिलियन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। एपीहिलियन, एपीहिलियन, पेरिहिलियन, पेरिहिलियन और एपीहिलियन अवे, ए से एप, ए से अवे। सूरज दूर होगा। सूरज क्या होगा जी? दूर होगा। ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास क्या है? सन है। तो ये जमीन से दूर होगा, दूर होगा। एपीहिलियन के दौरान दूर होगा, एप अवे, दूर चला गया। पेरिहिलियन में करीब होगा, ये जनवरी का महीना होता है, और ये हमारे पास जुलाई का महीना होगा। 2 जुलाई या 3 जुलाई, बल्कि अभी इस साल अगर 2024 में देखें तो 5 जुलाई को सूरज जमीन से मैक्सिमम फासले पे था, और 2 जनवरी को कम से कम फासले पे था। जो इस साल पेरिहिलियन हुआ वो 2 जनवरी को हुआ, जो एपीहिलियन हुआ वो 5 जुलाई को हुआ। ठीक हो गया। तो कितना डिस्टेंस है हमारा? जो एवरेज डिस्टेंस है सन का जमीन से, वो 150 मिलियन किलोमीटर बनता है, तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर एवरेज जो बनता है। लेकिन अगर हम एपीहिलियन में देखें तो ये बन जाएगा तकरीबन 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152.1 किलोमीटर के करीब करीब बन जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, 150 से भी बढ़ जाएगा। ये एवरेज है ये। अच्छा, पेरिहिलियन के दौरान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 147.1 मिलियन किलोमीटर जमीन से सूरज का फासला है, 50 से भी कम हो गया। तो ये कम से कम डिस्टेंस है सूरज का जमीन से, और ये ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस है जो होता है सूरज से जमीन का। एपीहिलियन और पेरिहिलियन का आपको समझ आ गई। तो जनवरी में सूरज करीब तरीन होगा जमीन के, कम से कम फासला जमीन के और सूरज के दरमियान में जनवरी में होगा। तो हमें अमूमन ये 2, 3, 4, 5 जनवरी तक होता है, ये 2-3 दिन होते हैं। इसी तरह से जुलाई 2, 3, 4, 5 जुलाई तक, ये 2-3 दिन होते हैं। इनमें हमारे पास एपीहिलियन होता है और पेरिहिलियन होता है। ये मैं आपको, आप देखने की, हाँ ऐसे ही बनेगा, ये इसी तरह से बनाइएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट समझाया एपीहिलियन का, पेरिहिलियन का, जमीन की, क्योंकि रोटेशन में आता है ये।